राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं और नमस्कार। आज हम, भाई साहब प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी बंगाल की राजनीति, ममता बनर्जी और बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उसके बारे में, और आने वाले समय में जो बंगाल में जो चुनाव होने हैं उसके ऊपर। उससे पहले जरा दर्शकों से एक अपील कर दूं, मेरी ये पुस्तक है बाबा की खरी, दद्दा की खरी खरी। ये मेरी आज तक का जो भी लेखन है उसका मैंने आर्टिकल्स कंपाइल किए हुए हैं। ये आप मंगा सकते हैं दर्शक। इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपये है और ये जो 600 रुपये हैं ये हमारे आश्रम में बन रही गौशाला के निर्माण में खर्च होंगे सारे पैसे। ये पुस्तक उसी के लिए जो है बेची जा रही है। और आप ये जो टिकर चल रहा है 7696409623, ये नन्हे पहलवान का गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर है। इस पे 76 रुपया बेच के इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि। ये दिग्विजय सिंह है, नन्हे पहलवान को जो असली नाम है वो दिग्विजय सिंह है। तो आप उस पे ये 600 रुपये भेज दीजिए, अपना एड्रेस फोन नंबर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आप तक पुस्तक पहुंच जाएगी और इस गौशाला के निर्माण में आपका भी योगदान होगा। अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं ओमकार सर के साथ। सर, मैं ना आज कुछ आंकड़े देख रहा था। 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी का और भाजपा का जो वोट शेयर है, बीजेपी का 38% है, ममता का 48% है और कांग्रेस का सिर्फ 3% है। एक जमाने में जब बीजेपी का सिर्फ 2% हुआ करता था तो उस समय कांग्रेस का 15% हुआ करता था। तो भाजपा 2% से 38 पे पहुंच गई, कांग्रेस 15 से 2 पे आ गई, 3 पे, और ममता बनर्जी आज 48% पे। एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेके ममता बनर्जी बहुत ज्यादा परेशान है, बौखलाई हुई है। खबरें आ रही थी कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, कुछ वापस बांग्लादेश लौट गए। सर, सिर्फ 10% का वोट शेयर का मतलब 3-4% अगर वोट इधर से उधर हुआ और 3-4% अगर कम हुआ तो ममता के लिए तो वाकई बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्या इसीलिए बौखलाई है? आपको क्या लगता है? 26 में चुनाव है। देखिए, 2-3 पहलू हैं आपके प्रश्नों के, उन सभी पर चर्चा करते हैं। एसआईआर जो हो रहा है वो 2-3 वजहों से हो रहा है। जिनके मतदाता सूची में अभी भी नाम है और जो इस दुनिया से ही चले गए हैं उनके नाम हटाना, जो ऐसे मतदाता जो अपने गृह राज्य को या गृह जनपद को छोड़ चुके हैं और दूसरी जगह चले गए हैं उनके नाम हटाना, क्योंकि उनके जो है इस बात की पूरी संभावना है कि जहां वो गए हैं वहां भी उन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया होगा। तीसरे, जिनके 2 जगह नाम है सूची में, गांव में भी जहां उसने जन्म लिया और जब तक रोजगार नहीं मिला तब तक वहां उसने वोट कास्ट किया, और दूसरे रोजगार के सिलसिले में वो प्रदेश में ही किसी दूसरे जिले में चले गए या प्रदेश से बाहर चले गए, उनके नाम काटना। जो अपने मूल स्थानों पर अब नहीं रहते हैं उनके नाम काटना। एक बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां एक और समस्या है, वो है घुसपैठियों की समस्या। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां रोहिंग्याज और बांग्लादेशी और कुछ दूसरे भी, पाकिस्तानी भी, वो घुसपैठ कर गए हैं। उन्होंने अपने घर भी बना लिए हैं, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बल्कि आधार कार्ड भी बनवा लिया है, आयुष्मान कार्ड भी बनवा लिया है,
दूसरी सरकारी सुविधाओं पर भी डकैती डाल रहे हैं, और भारत के नहीं हैं। उन्होंने जो वहां के सिस्टम में लोग घुसे हुए हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं और जिनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है इस करके कि भाई जब वोट डालने का समय होगा तो फिर ये जो घुसपैठिए हैं इनके जरिए हम सीटें जीत लेंगे। 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 हजार का भी अगर अंतर है कहीं, तो इन घुसपैठियों की वजह से वो अंतर पाट लिया जाता है और सीटें जीत ली जाती है और फिर सत्ता में ये लोग आ जाते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने भाषणों में ये कहा कि क्या जो भारतीय नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो अब देश का प्रधानमंत्री और किस राज्य में कौन सीएम होगा ये तय करेंगे। तो इसलिए ये विशेष सघन अभियान चल रहा है। अभी 12 राज्यों में चल रहा है, पहले बिहार में हो चुका है, जो बाकी के हैं उनमें भी होगा। लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जितने राज्यों में इस समय ये अभियान चल रहा है वो कुल जनसंख्या का करीब करीब 60 से 65% के आसपास है। बहुत बड़ी जनसंख्या इन राज्यों में रहती है, आबादी है, जहां पर इस समय SIR चल रहा है। जो घुसपैठिए भागते हुए देखे थे हमने, और जो तालाबों के किनारे और दूसरी जगहों पर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हमने उनके मतदाता पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड, उनके दूसरे पहचान पत्र पड़े हुए देखे, जिनको वो भागते भागते वहां फेंक करके चले गए, वो भी हमने देखे हैं। तो बंगाल में जो समस्या है वो बिहार से कहीं बड़ी है, और इसके मुर्शिदाबाद हुए, मालदा हुए, कूच बिहार का इलाका हुआ, 24 उत्तर परगना हुआ, बहुत सारे इलाकों में घुसपैठिए हैं। यहाँ तक के कलकत्ता तक में सूचना मिल रही है कि घुसपैठिए अपनी वहाँ पर जगह बना चुके हैं। तो ऐसे में अभी जो सूचना मिल रही है, जो ताज़ा सूचना है वो ये है कि करीब 58 लाख के आसपास मतदाता कम होने जा रहे हैं। 58 लाख अकेले बंगाल में नाम कटने जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने, जिनके बारे में आशंका है कि इन क्षेत्रों में SIR ठीक तरीके से नहीं हुआ है, या जैसे कि मीडिया में आरोप लग रहे थे कि TMC के लोगों ने ही कंप्यूटर लगा लिए, मेजें वगैरह लगा ली, कुर्सी लगा ली और बैठ करके गलत तरीके से BLO को डपट दिया और गलत तरीके से वहां पर मतदाता सूची SIR का काम पूरा किया है। ऐसे कुल मिलाकर के 1,70,00,000 जो मतदाता हैं उनकी दोबारा जांच के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने। जो आप कह रहे थे कि इतने प्रतिशत का अंतर था पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, ये जो 10% के आसपास का अंतर आप बता रहे हैं, ये क्यों था? क्योंकि कांग्रेस और वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल में एक तरीके से चुनाव ही नहीं लड़ा, उन्होंने घुटने ही टेक दिए। याद करिए, राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो केवल नक्सलबाड़ी इलाके में गए थे, एक सभा संबोधित की और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर के झांके ही नहीं। इस विधानसभा से जो पहली विधानसभा थी उसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या थी 44 और वामपंथी दलों के विधायकों की संख्या थी 22। और 2021 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस भी 0 पर आ गई और वामपंथी भी 0 पर आ गए। यानी लोगों ने इनको वोट नहीं दिए क्योंकि ये सीरियसली चुनाव लड़ नहीं रहे थे। तो जो इनका वोटर था वो चला गया ममता बनर्जी की तरफ, और जो ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, वो आ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या सीधे 3 से 77 पर पहुंच गई।
और जो ममता बनर्जी के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी, कांग्रेस और वामपंथियों के मैदान से भाग जाने की वजह, घुटने टेक देने की वजह से वो ममता बनर्जी मजबूत दिखाई देने लगी और वो सीधे पहुंच गई 215 सीटों पर। तो ये जो है ना, ये केवल इसलिए कि कांग्रेस और वामपंथी दलों ने उनको वॉक ओवर देने का काम किया। वो एक कहावत है पुरानी कि घर फूंक तमाशा देखना। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार दिल्ली में भी घर फूंक तमाशा देखा था, जब अरविंद केजरीवाल को वॉक ओवर दिया था बीजेपी को रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ना आ जाए इसलिए वामपंथी और कांग्रेस पीछे हट गए थे, साइड हो गए थे, और ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी टक्कर हो जाए। और उस समय आप याद करिए, यही प्रशांत किशोर उस समय ममता बनर्जी के सलाहकार हुआ करते थे, रणनीतिकार हुआ करते थे, जिन्होंने दावा कर दिया था इसके बाद कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अगर वो उनके रणनीतिकार थे तो कांग्रेस वहां अपनी ताकत ना लगाए, वामपंथी उनकी ताकत वहां पर पूरी ना लगे, इसमें भी कहीं ना कहीं पीके की भूमिका रही होगी। वो कन्वे कर रहे होंगे ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कायम करने के लिए। तो वहां जब सीधा मुकाबला हुआ तो बहुत सारा मतदाता टीएमसी की तरफ चला गया, कुछ जो ममता बनर्जी से नाराज थे वो बीजेपी की तरफ आ गए, और मुकाबला इन दोनों के बीच में आकर के खत्म हो गया और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। तो ये मोटी मोटी कथा है अभी तक की बंगाल की राजनीति की। सर, इसमें मेरी एक शंका है। बिहार के चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट ये था कि राजद को खत्म करो, बेशक बीजेपी सत्ता में आ जाए, अगर राजद खत्म होगी तभी राजद का वोट कांग्रेस की तरफ वापस मुड़ेगा, मुसलमान और बाकी। तो राहुल गांधी की यही स्ट्रेटजी यूपी में भी दिख रही है कि अखिलेश को कमजोर करो, अखिलेश खत्म होंगे तभी मुसलमान वापस कांग्रेस में आएगा। तो ये सेम स्ट्रेटजी अगर एक रणनीति के तौर पे देखा जाए तो राहुल को तो यह सूट करता है कि यदि ममता, बेशक बीजेपी आ जाए, परंतु यदि बंगाल से ममता खत्म होती है तभी तो कांग्रेस की रिवाइवल के चांस है ना। कांग्रेस एक जमाने में 15% तो आज से मात्र 2006 में थी, उससे पहले तो ममता बनर्जी जो टूटी वो कांग्रेस से टूटी। तो सर, राहुल को क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए कि ममता हार जाए, बेशक बीजेपी जीतती है तो जीते। देखिए, ये चीजें, ये डेवलपमेंट जो हैं ये 2021 के बाद के हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। इनके दिमाग में ये बात हाल ही में आई है। इनको हाल ही में समझाया गया है कि ये सब आपकी, यानी कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं। कांग्रेस का वोट बैंक खा करके ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, वरना एक दौर था ना जब कांग्रेस में ही हुआ करती थी। लंबा समय बीता है कांग्रेस में रहते हुए ममता बनर्जी का, और अकेले ममता बनर्जी नहीं, आप केसीआर को ले लो, आप शरद पवार को ले लो, ऐसे अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस में ही रहे लंबे समय तक और बाद में कांग्रेस से बाहर निकले और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर खड़े हो गए, कांग्रेस की कीमत पर ही खड़े हुए, रीजनल पार्टी बना करके। तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ हुआ करती थी एक समय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी हुआ करती थी, बाद में वो बीजेपी से दूर हो गई, फिर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हुआ, ये इंडिया अलायंस जब बना फिर से इनकी एक ही झूले पर ये झूलने लगे। लेकिन ममता बनर्जी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि एक ही बीजेपी को, मोदी को हटाने के लिए एक गठबंधन में रहना जरूरी है।
लेकिन राज्य में कमजोर होना उन्हें मंजूर नहीं है और राज्य में इनको स्पेस देना उनको मंजूर नहीं है। तो लोकसभा चुनाव भी जब हुआ था 2024 का, तो ममता बनर्जी ने इनसे कह दिया था कि एक तो मालदा की सीट है जहां से आप जीते थे 2019 में, और एक बहरामपुर वाली सीट है जिसमें अधीर रंजन चौधरी जीत करके आए थे। उन दो सीटों को आप ले लीजिए, उन पर चुनाव लड़ लीजिए, कहीं तीसरी सीट में आपको नहीं दूंगी। तो कांग्रेस उखड़ गई थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कम से कम वो 6 से 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार पाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया। फिर वो 42 की 42 सीटों पर लड़ी, और ये ममता बनर्जी को पता था जब वो 2 सीट ऑफर कर रही थी कि यही होगा। और फिर बहरामपुर सीट पर यूसुफ पठान को ले आई गुजरात से, अधीर रंजन चौधरी को भी हरवा दिया, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ही थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोकते हुए दिखाई देते थे। कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो तो ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहती नहीं है, अभी भी नहीं कहती है। तो ये धीरे धीरे एक्चुअल में अब जाकर के राहुल गांधी की समझ में ये आया है कि अगर आप राज्यों में इन क्षेत्रीय दलों और छत्रपों के पिछलगू बने रहेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, रिवाइव नहीं कर पाएंगे कांग्रेस को कभी भी। अब वो सर्वाइवल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब वो रिवाइवल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और इसलिए बिहार में तेजस्वी के साथ होकर के भी तेजस्वी को कमजोर करने में लगे हुए थे। ममता बनर्जी ये मौका इनको नहीं देगी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगी, अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगे। यानी ये जो इंडी अलायंस बना था ये तो ऑलरेडी कभी का बिखर चुका है। उमर अब्दुल्ला के बयान देख लीजिए, उनका 2 दिन पुराना ही बयान है जो कल वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि ये एसआईआर का विरोध, ईवीएम और वोट चोरी और चुनाव आयोग पर बरसना ये कांग्रेस का एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये इंडी अलायंस का एजेंडा नहीं है। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कह दिया खड़े होकर के ऑन रिकॉर्ड कि मैं मशीन के बारे में गलत बयानी क्यों करूंगी, मैं तो उसी मशीन से बारामती से 4थी बार जीत करके आई हूं सदन में। तो राहुल गांधी क्या 4थी 5वीं बार जीत करके नहीं आए, और इसी मशीन से जीत करके आए हैं। 2004 में पहली बार ईवीएम का पूरे देश में एक साथ पहली बार उपयोग हुआ था, और 2004 में ही राहुल गांधी जीत करके आए थे अमेठी से। 2004, 2009, फिर 2014, फिर 2019 और 2024, 5 बार राहुल गांधी इसी मशीन से चुन करके आए हैं, जिस मशीन पर ये लोग हंगामा करते थे। और जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती थी वहां हंगामा नहीं होता था, वहां शपथ ग्रहण होती थी सीधे। तो लोग अब देखते हैं इन चीजों को, ये एक्सपोज हो गए हैं। तो राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस क्या चाह रही है, एक्चुअल में उनके चाहने से बाबा जी कुछ होने वाला नहीं है। जनता क्या चाह रही है, जनता क्या देख रही है, इससे होगा। जी सर, अब एक आखिरी सवाल मेरा, मात्र 10% का मार्जिन है ममता बनर्जी और बीजेपी में। अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ जाती है और सिर्फ 2-3% वोट अपना बढ़ा लेती है, तो ये निश्चित रूप से वो ममता बनर्जी का ही वोट शेयर खाएंगे। और जो 82.3% की वोटिंग होती रही है एसआईआर के बाद, जैसे बिहार में तो 8 से 9% वोटिंग बढ़ गई, पर बंगाल में ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 9% वोटिंग कम हो जाएगी, जो 82% होती थी वो 72% के आसपास आ जाएगी। तो सर ये तो आज की जो स्टैटिस्टिक्स दिखाई दे रही है, यही ममता बनर्जी के खिलाफ जा रही है। अगर कांग्रेस और सीपीएम जरा सा भी मजबूती से चुनाव लड़ गई, कुछ एसआईआर का असर और कुछ 10% वोटिंग कम, तो ममता बनर्जी तो यही हारती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए बौखला रही है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और वाम दल लगभग दीवार से लगा दिए गए थे मतदाताओं के द्वारा, दीवार से लगा दिए गए थे।
देखिए, जब किसी राज्य में मतदाता फैसला करते हैं ना कि हमें इन्हें सत्ता में लेकर के आना है और इनको हटाना है, उसके बाद सारी चीजें गौण हो जाती हैं बिल्कुल। फिर कांग्रेस पार्टी जोर लगा रही है, नहीं लगा रही है, वामपंथी जोर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ममता बनर्जी फिर से वो ड्रामा करती हैं कि नहीं करती हैं, व्हील चेयर पर बैठने का या तमाम दूसरी चीजें, वो मायने ही नहीं रखेंगे। जिस दिन बंगाल की जनता तय कर लेगी कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, उस दिन फिर बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप चाहे कारण जो रहे हों, अगर आपने एक बार गिव अप कर दिया, एक बार आपने पैर पीछे हटा लिए, उसके बाद जनता आपको दोबारा मौका देती नहीं है सोचने का। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। ये शायद 90s की बात है, जब मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस हुआ था, जनता दल का अंदरूनी झगड़ा था, तो राजीव गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया था उत्तर प्रदेश में। एक तो वो घटना आत्मघाती साबित हुई। उस समय तक भी पूरी तरह मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ ठुक कर के नहीं थे, मुलायम सिंह के साथ ठुक कर नहीं थे, विभाजन होता था। तो मुसलमानों ने सोचा कि जब राजीव गांधी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे ही रहे हैं तो क्यों ना सीधे समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया जाए। दूसरे, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बना दिए गए, और जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। काशीराम जिंदा थे उस समय तक। कांग्रेस पार्टी लड़ी केवल 125 सीटों पर, 125 या 26 सीटों पर लड़ी थी, और बाकी सारी सीटों पर 299 सीटों पर शायद बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे। यानी करीब करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में ना कांग्रेस का झंडा था, ना डंडा था, ना कोई प्रत्याशी था, ना कोई प्रचार था, कुछ नहीं था। तो 425 में से, 425 सीटों में से, तब 425 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश विधानसभा, 425 में से अगर लगभग 300 विधानसभा क्षेत्रों में आपका कोई नेता प्रचार के लिए नहीं जा रहा, आपका कोई कार्यकर्ता ही नहीं लड़ रहा, कहीं कोई आपका झंडा ही नहीं लग रहा, तो आपने तो खत्म कर दिया कांग्रेस को, 300 विधानसभा क्षेत्रों में खत्म कर दिया। तो अगर आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ना आए, इसके लिए आप सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं, तो आप देख लो ना दिल्ली में क्या हो रहा है। 3 लोकसभा चुनाव हो चुके, 3 विधानसभा चुनाव हो चुके, एक विधायक नहीं जीता, एक एमपी नहीं जीता, खाता नहीं खुल रहा कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में 44 से सीधे 0 विधायक हो गए थे। तो ये गलती जहां जहां कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी को रोकना है, वहां वो खुद गड्ढे में गिर रही है, और इतने गहरे गड्ढे में गिर रही है कि उसके निकलने और उबरने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। तो यही हाल इनका पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी हो चुका है। और इस बार मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी, और इनकी सीटें जो हैं वो 150 भी टच कर जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और ममता बनर्जी जाएंगी। कांग्रेस और वामपंथी कितना जी जान लगा के लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, वो इरिलीवेंट दिखाई देगा इस विधानसभा चुनाव में। तो सर, निश्चित रूप से भाजपा इस समय वहां पे फ्रंट फुट पे खेल रही है और दीदी डिफेंसिव है, ये तो दिखाई दे रहा है। और चलिए देखते हैं एसआईआर में आज इलेक्टोरल रोल्स की जो आई थिंक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो रही है। एक बार ड्राफ्ट रोल पब्लिश जो हो जाए उसके बाद सर दोबारा चर्चा करेंगे कि क्या आंकड़े निकल के आते हैं। सर आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।